अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम अशरफ है और आप देख रहे हैं 40 रूल्स ऑफ लव का बुक रिव्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो काइंडली अभी एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए। इस पार्ट से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। शम्स तबरेज़ और रूमी की कहानी है, जहाँ शम्स जो है वो वॉन्डरिंग दरवेश है। वो बहुत जगहों से फिरता फिराता ढूंढता अपने ख्वाब को चेज़ करता हुआ और कौनिया तक पहुंच चुका है, जहां से उसे पता चला है कि रूमी को किसी उस्ताद की ज़रूरत है, किसी मेंटोर की ज़रूरत है, तो यहाँ पहुंच चुका है। दूसरी तरफ इसके मैन्युस्क्रिप्ट और इस बुक को जो पढ़ रही है उसका नाम है एला। उसकी कहानी पैरेलल चल रही है, दोनों की कहानी, कभी 2 चैप्टर उसके आते हैं, 2 चैप्टर इसके आते हैं। इस तरह का एला की कहानी चल रही है, जो कि एक बहुत ही डेस्परेट हाउसवाइफ है, जिसकी अपनी लाइफ बहुत डेस्परेट चल रही है। वो अपने हस्बैंड के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब है, और उसके बाद में एला का अपना ताल्लुक भी एक उसके राइटर के साथ जिसका नाम है एजी ज़ारा, उसके साथ उसके ताल्लुकात कुछ बेटर हो रहे हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है, इन दोनों की ईमेल्स के ऊपर आपस में कांटेक्ट हो रहा है, और वो इसको पॉजिटिव चीज़ें सिखाता है, ये कुछ नेगेटिव हो रही है। खैर, शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ, पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रही है। खैर, अभी हम लोग बुक में वापस आते हैं और यहाँ से पहला चैप्टर शुरू होता है। उसका नाम है, अल्लाह का चैप्टर काफ़ी देर बाद आया, फिर 4 चैप्टर या 5 चैप्टर्स के बाद अल्लाह के चैप्टर की बारी आई है। तो बेसिकली एला एज यूजुअल अपने घर के अंदर है, फिर डिप्रेस्ड है, फिर रोने वाली है, फिर उसको समझ नहीं लग रही है मैं क्या करूं। और आज उसकी बर्थडे है, अपनी बर्थडे को सोचते हुए अपनी चीज़ों को देख रही है, और अपनी थिंग्स टू डू की उसने बुक निकाली। थिंग्स टू डू की बुक उसकी बड़ी मज़ेदार थी, जिसके अंदर अपने उसने लिस्ट बनाई हुई थी कि दिस मच थिंग्स 10-20 थिंग्स बिफोर आई गेट 40 ईयर्स ओल्ड। 40 साल की होने से पहले पहले की 10-15 चीज़ें जो मैंने करनी है, जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि गोश्त खाना कम करना है, कहती है डन। उसके बाद उसने कहा मल्टी वाइटमिन्स खाने हैं, डन। अपनी झुर्रियों को कवर करने के लिए ऑक्सीडेंट्स खाने हैं, जिससे वो भी कहती है डन। फिर उसने कहती है एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है, उसे डन। फिर बच्चों को म्यूज़िकल नाइट्स पर लेके जाना है, उसको टिक करती है। कई चीज़ों को टिक करती है, कई चीज़ों को नॉट टिक करती है। इसके अंदर लिखा होता है रूमी की बहुत सारी सेज पढ़नी है, उसके ऊपर भी उसने टिक किया होता है कि मैं पढ़ूंगी। फिर उसके बाद एंड में साइड लिस्ट के अंदर एंड में एक लास्ट लिस्ट होती है कि यू नीड टू बिलीव इन लव, तुम्हें प्यार पे यकीन होना चाहिए होगा 40 की होने से पहले पहले। उसके ऊपर कहती है मैं टिक करूँ ना करूँ, पता नहीं मैंने किस स्टेट ऑफ माइंड में ये चीज़ लिख दी थी और मैंने क्यों लिखी थी। कहती है स्वीट ब्लास्फेमी, उस बुक की वजह से मैं इन्फ्लुएंस हो गई होंगी, शायद मैंने इसलिए लिख दी है। तो खुद ही सोच रही है, खुद ही अपने साथ कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। इसी दरम्यान में फिर एकदम वो लैपटॉप खोलती है और अजीज़ी को ईमेल लिख देती है। अजीज़ी को ईमेल में लिखती है कि आज मेरी 40th बर्थडे है, सेलिब्रेट कर रही हूँ। मुझे साल की सालगिरह बर्थडेज बहुत अच्छी लगा करती होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे अपनी बर्थडे भी अच्छी नहीं लग रही और ड्रामा लग रहा है। सब के सब लोग जो आपको रिलैक्स और हैप्पी करने के लिए कहते होते हैं ना कि 40 होना बहुत अच्छी बात है, 40 इज़ अ 40 इज़ अ नॉटी और 40 इज़ अ ब्यूटीफुल एज और 40 इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रे बाल निकलेंगे, झुर्रियाँ होंगी, बुढ़ापा आएगा, ज़िंदगी ढलना शुरू हो जाएगी, सब खत्म हो गए, सारे टारगेट्स मुक गए, ये है वो। बहुत डिप्रेसिंग बातें करती है उस लेटर के अंदर। फिर एंड में उसको कहती है हाँ मुझे पता है मैं बहुत डिप्रेसिंग बातें कर रही हूँ, बहुत नाउमीदी की बातें कर रही हूँ, बट मैं ऐसी ही हो रही हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, लेकिन अपनी बर्थडे वाले दिन मैं ऐसा फील कर रही हूँ, विच इज़ नॉट गुड साइन। तो मुझे माफ़ करना अजीज़ी, और इस पे करके एंड कर देती लेटर। इसके फ़ौरन बाद अजीज़ी का ईमेल रिप्लाई बैक आता है, कुछ मोमेंट्स के बाद ही। अजीज़ी इसको कहता है कि 40 के बारे में एक चैलेंज मत करना। 40 एक बहुत खूबसूरत फिगर है। 40 का फिगर जो है ये एक बड़ा खूबसूरत फिगर है, जिसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं। तूफ़ान नूह आया था, वो 40 दिन के लिए आया था। उस 40 दिन के तूफ़ान के अंदर दुनिया भर की गलाजतें और टेंशनें और सब ख़त्म हो गई थी। उसके बाद वो ख़त्म हुआ, दुनिया के नए सिरे से दोबारा ताज़ा हो गई। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत अनाउंस हुई थी। उसके अलावा 40 के फिगर के ऊपर गौतम का कहता है कि गौतम बुद्धा ने 40 साल तक अपना चिल्ला काटा था। इसके बाद ईसा के बारे में भी 40 का एक फिगर का बताते हैं। हर चीज़ का 40 के साथ बड़ा खूबसूरत रेफरेंस बताता है, और वो कहता है 40 का रेफरेंस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रेफरेंस। 40 का होता है बच्चा जो होता है वो 40 दिन के बाद वो उसमें ग्रोथ का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपको जब भी किसी से मोहब्बत होती है या कुछ भी होता है, कभी किसी की डेथ होती है, तो उसका 40 दिन का 40वां पूरा किया जाता होता है। तो ये सब चीज़ों का रेफरेंस देखना इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि बी हैप्पी, बी पॉजिटिव अबाउट लाइफ। लाइफ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और 40 के ऊपर एक नए जोश और जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करो एंड बी हैप्पी अबाउट इट।
गुले सहरा। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है गुले सहरा डेजर्ट रोज़। ये बेसिकली एक तवाइफ का नाम था, वही तवाइफ जिसको शम्स तबरेज़ ने देखा था। उसने कहा था ये गुलाबों का बाग किसका है, तो उन्होंने कहा ये गुले सहरा ने लगाया। तो उसने कहा था कि गुले सहरा ये वो लड़की है, ये कभी ना कभी अल्लाह की राह में भागना चाहेगी, जब ये जाना चाहे तो इसको मत रोकना क्योंकि बहुत अच्छे रास्ते पर होगी। ये कहकर उसने कर दिया था। तब उस वहाँ की नायिका ने उसको डांट के भेज भी दिया था शम्स तबरेज़ को। खैर ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। गुले सहरा जो होती है अपनी नायिका के पास आती है और नायिका को देखती, नायिका ऑलरेडी एक स्टंट मोड में बैठी होती है, डिप्रेस्ड और टेंस होती है क्योंकि वो शम्स की बातों का असर उसके माइंड में पड़ा होता है। यहाँ पे ये एकदम से ये जानना चाह रही होती है रूमी का स्पीच या खुतबा सुनने के लिए। ये बड़ा एक क्रेजी सा इसको आइडिया आता है कि मैं तो ज़रूर सुनने के लिए जाऊँगी खुतबा, लेकिन ये अपनी नायिका को बताना नहीं चाहती कि मैं किस लिए जा रही हूँ। तो ये नायिका से झूठ बोलती है, कहती है मेरे मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी है, मेरे साथ जाती हूँ। वहाँ पर वो कहती है सिम इनका लड़का होता है या बॉय होता है, कहती है उसको साथ ले जाओ, बराबर होता है, उसको लेके साथ चली जाती है। थोड़ा आगे जाती है, वहाँ जा करके झाड़ियों के पीछे से उसे कपड़े छुपाए होते हैं बंदों वाले, वो जाके कपड़े पहन के वापस आ जाती है। बाहर आती है, समसम उसे देखता है, पहचानता नहीं, उसे नकाब पीछे हटाती है, कहती मैं बंदे का उलिया पहना। बड़ा हैरान होता है, कहता है क्यों ऐसे किया हुआ ये। यहाँ पे ये फिर अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है कि मैं भी एक बहुत अच्छे ख़ानदान से थी। मेरा बाप जो था वो एक बेकर था, एक नान भाई था। अपनी दास्तान बताती है कि बहुत हॉरिबल सिनेरियो थे, बहुत हॉरिबल स्टोरी थी, बहुत बुरा इसके साथ बिहेवियर वहाँ पे होता रहा। वो करते करते फिर एक दिन हो करके एक बंदे के साथ मिलके वो यहाँ कौनिया में आ गई। कौनिया में आकर उस बंदे ने इसको कबाब खाने में भेज दिया। कबाब खाने में तब से ये इस कबाब खाने के अंदर ही रह रही है और कहती है मुझे फूलों का शौक़ है। ये करते करते बातें मस्जिद तक पहुँच जाती है समसम के साथ, और वहाँ जाके मस्जिद में इंतज़ार करती है। वहाँ पाँव धरने की भी जगह नहीं होती। जो रूमी का जलसा हो रहा था, खुतबा हो रहा होता है, तो उस खुतबे के अंदर एक कोई बंदा उठ के जाता है तो ये उसकी जगह पे जाके बैठ जाती है, फिर उसका खुतबा सुनती है। रूमी के आज के खुतबे के अंदर बड़ी इंसिडेंटली सिचुएशन में कॉन्वर्सेशन इस बारे में होती है कि अल्लाह ताला की हर अच्छाई और हर आपके साथ जो अमल हो रहा होता है, चाहे आपके हिसाब से वो कभी बुरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अल्लाह के हिसाब से अल्लाह इंसान को उसकी हैसियत से ही चीज़ें प्रॉब्लम डालता है, और अल्लाह की हर चीज़ में कोई ना कोई मंतक या कोई ना कोई चीज़ लॉजिक ज़रूर होती है। तो ये चीज़ें सोचते सोचते ये अपनी पूरी लाइफ को सोचती है, अपनी पूरी सारी लाइफ के सर्कल को सोचती है, सब चीज़ों को बैलेंस करती है और रूमी की बात को समझने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे इसका चैप्टर हो जाता है। So basically नया चैप्टर हमारा शुरू होता है हसन द बैगर से। हसन द बैगर की स्टोरी ये शुरू होती है कि हसन द बैगर पिछली कहानी के अंदर ये जो भिखारी था, कोड़ ज़दा भिखारी था, ये बेसिकली रूमी के जलसे में गया था। वहाँ जाके बैठा देख रहा था, तो रूमी को देखते हुए से कुड़ रहा था, अपने अंदर चिढ़ रहा था और कह रहा था। रूमी जो था वो अपनी किसी आयत का तर्जुमा करते हुए उसकी तशरीह में बता रहा था कि अल्लाह ताला के यहाँ सब लोग बराबर है, अल्लाह ताला सबके साथ बराबरी का प्यार करता है, सबको बराबरी के हिस्से पर रखता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी चिढ़ हो रही थी इन बातों से सुन के। कह रहा था कि रूमी तुम जिस मुकाम पर हो, तुम्हें जितनी मोहब्बत जितनी इज़्ज़त मिली हुई है, और मैं जिस मुकाम पे हूँ मुझे जितनी कराहत और जितना गुस्सा और जितना लोगों का नफ़रत मिली हुई है, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है और तुम्हारी किस्मत में ऐसा क्यों है। तो इस बात को सोचते हुए थोड़ा सा चिढ़ के वहाँ से वॉकआउट कर गया था। यहाँ से स्टोरी दोबारा शुरू होती है। बाहर जा कर के एक बोड़ का दरख्त होता है, उसके नीचे जाके बैठ जाता है और बैठ के सोचना शुरू कर देता है दूर से आते हुए। और दरम्यान में ये सोच रहा होता है कि रूमी ने ऐसी बातें की हैं तो इनका कोई लॉजिक नहीं बनता, और मैं नहीं मानता इन चीज़ों को कि अल्लाह ताला के लिए सब लोग इक्वल है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस तरह का बनाया तो क्यों बनाया, और रूमी उस तरह का है तो क्यों है, उसको इतनी रिस्पेक्ट, इतना ऑनर, इतना लव, इतना प्यार क्यों मिला हुआ। दूर से चलता हुआ ऐसे एक दरवेश नज़र आता है जिसने ब्लैक कलर का लंबा सा चोगा पकड़ा होता है, हाथ में बड़ी सी उसके एक डंडा होता है, स्टाफ होती है, और बिल्कुल शेव्ड होता है, और कान में एक सिल्वर कलर की उसकी बाली उसने पहनी होती है। उसके पास पहुंचता हुआ आता है, ये समझता है कि वैसे ही गुजर रहा है, मेरे से गुजर के चला जाएगा और अभी सिक्का फेंकेगा और बात करके चला जाएगा या कुछ कह के चला जाएगा। तो लेकिन वो जो होता है शम्स इसके पास रुक जाता है और रुक के से कहता है अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा हैरान होता है, कहता है मुझे सलाम क्यों कर रहा है। इस्लाम का जवाब देता है, बात करता है उससे कहता है जी क्या चाहिए आपको। तो वो कहता है कि काफ़ी मायूस लगते हो, काफ़ी ज़िंदगी से नाउमीद लगते हो। तो कहता है जी आप लोगों का मसला नहीं है इस चीज़ से, आप प्लीज़ अपने राह पे चलेंगे। वो तो ये वहाँ पे शम्स तबरेज़ ना इसको अपने खीसे में से एक शीशा निकाल के देखता है और कहता है जब भी अल्लाह ताला से बहुत नाउमीद हो जाओ तो इस शीशे को अपने पास रखना, ये तुम्हें
یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب لوگ برابر ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے برابری کا پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار میں کسی کی کمی اور کسی کی زیادتی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کو لگتا ہے دنیا میں کہ شاید ہم سے کم ہے یا ہم سے زیادہ ہے. اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے اس درمیان میں, اور یہ بڑے حیران ہو رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کے کہ یہ مجھ سے کیوں بات کر رہا ہے. خیر, یہ بات کرتے کرتے ایک دم سے ان لوگوں کو شور شرابے کی آواز آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر سے لوگ کسی کو مارتے ہوئے باہر لے کے آ رہے ہیں. بہت غصے میں چیخ رہے ہیں, چنگاڑ رہے ہیں, جیسے نہیں ہوتا کوئی مجمع کسی انسان کو مار رہا ہے. لوگوں کو ان کو لگتا ہے کہ چوری ہوگی یا ڈکیتی ہوگی مسجد کے اندر. مسئلہ کیا ہوا, جا کے دیکھتے ہیں. یہ خیر وہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بیسیکلی ڈیزرٹ روز جو گلے صحرا تھی وہ پکڑی گئی اور وہاں پہ لوگ اس کو مجمع سے باہر لے کے آ رہے ہیں اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ طوائف ہے, یہ بد کردار ہے, یہ ہے, اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری مسجد میں آ گئی, یہ بھیس بدل کے مسجد میں آئی ہے. یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے بیگر, حسن دا بیگر, یہ ایک دم اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھتا ہے تو شمس تبریز غائب ہوتا ہے. یہ ایک دم سے پھر دیکھتا ہے شمس تبریز وہاں پہ اس کراؤڈ کے اندر ایک دم جمپ مار کے پہنچتا ہے. ان لوگوں کو کہتا ہے خبردار اگر کسی نے اس عورت کو ہاتھ لگایا, اس کا قصور کیا ہے, تم لوگ اس طرح کا بہیو کیسے کر سکتے ہو, تم لوگ کو شرم نہیں آ رہی. 30 لوگ مل کے ایک عورت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اس کا قصور کیا. وہ کہتے ہیں جی یہ طوائف ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری عبادت گاہ میں, ہماری مسجد میں گھس آئی ہے. تو اس کے اوپر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب برابر ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ایک عورت کو ہاتھ لگانے کی, اس کو مارنے کی. یہ اس کو چھپا لیتا, وہ اپنی اس کے پیچھے آ کے شیلٹر کر دی, اپنا اسٹاف کو کھڑا کر کے ڈنڈے کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, جیسے ہوتا نہیں غصے والا یا والا جٹ مووی میں جس طریقے سے ہوتا ہے اس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کے ان کو آگے شیلٹر بنتا ہے, ان کو سمجھاتا ہے, ان کو طریقہ سکھاتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں درویش تو رستے سے نکل جا, تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے, تو اگر خدا کی راہ میں ہوتا تجھے بھی اتنا ہی غصہ چڑھا ہوا ہوتا, تو لبرل درویش ہمیں لگ رہا ہے, مطلب ایسے کوئی طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ بتاتا ہے, کہتا ہے اگر تم اوریجنل سچے نمازی پرہیزگار ہوتے اور خدا کی عبادت کے لیے وہاں گئے ہوتے تو تم کسی صورت بھی ادھر ادھر نہ دیکھ پاتے کہ تمہارے ساتھ میں کون ہے, کوئی عورت ہے یا عورت کپڑوں میں بھی ہے کہ نہیں ہے. تو تم نے اگر یہ سب کچھ دیکھا ہے تو اٹ مینس تمہاری نیت اور تمہاری نماز جو ہے اس کے اندر کانسنٹریشن ہی نہیں ہے, اس کے اندر تم لوگ کے عبادت کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں تم لوگوں کو دھیان ادھر ادھر ہی پھر رہا ہوتا ہے. دس از رانگ. یہ کیا ہے کہ سب لوگ تھوڑے شرمندے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ وہ جو گلے صحرا ہوتی ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے ایک طرف کو نکل کے, 2 لوگ اس کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں, یہ اپنے ڈنڈے سے ان کے پاؤں پہ مارتا ہے, وہ دونوں نیچے گر جاتے ہنس پڑتے ہیں. اس درمیان میں یہ بھی چپ کر کے واک آؤٹ کر جاتا ہے. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو فائٹ ود دیم, یہ بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا. وہ لوگ ہکے بکے وہاں پہ رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ بھی واپس چلے جاتے ہیں. یہاں پہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا نام ہے جی سلمان شرابی. تو بیسیکلی یہ سلمان شرابی کی سٹوری ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کا نام ہے سلیمان. یہ ایک شرابی کی کہانی بتائی گئی ہے جو کہ ایک شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے, ہجوم جا رہا ہے. وہاں پہ رومی اپنے بندوں کے ساتھ, اپنے فالوورز کے ساتھ, اپنے جتنے مداح ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہجوم کی شکل میں جا رہے ہیں. یہ بندہ کھڑکی سے باہر نکلتا ہے, باہر نکل کے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس درمیان میں ڈرنک ہے, باقی لوگوں سے بات کرتا ہے اور شراب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ شراب کیوں منع ہے, کیسے منع ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, انگور اللہ تعالیٰ نے بنایا اور انگور سے جو شراب بنتی ہے وہ حرام ہو جائے, اور جنت کے اندر شراب ملنے کا ہی سب سے زیادہ آپ کو کہا گیا ہے, سب سے زیادہ پیار اٹریکشن دی گئی ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ڈرنک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ آپس میں باتیں بوتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. لیکن اس کا کیا لنک ہے یہ اگلی ایپیسوڈ میں جا کر کے پتہ چلے گا. تو یہاں پہ یہ چیپٹر ہو جاتا ہے کلوز ان دا شارٹ اسپین آف ٹائم. تو یہ نیکسٹ چیپٹر کا نام ہے ایلا. بیسیکلی ایلا اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایک ویب سائٹ اس نے کھولی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاؤ ڈو یو نو, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے چیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اس چیز کے بارے میں یہ جاننے کے لیے اس ویب سائٹ سے کویسچنیئرز ڈھونڈ رہی ہے, کویسچنس کے آنسرز ڈھونڈ رہی ہے. اس کے اندر بڑی مزیدار انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کے ڈریس کے اوپر کوئی لپسٹک کا نشان تو نہیں لگا ہوا, اس کو چیک کریں. تو یہ سب چیزوں کا جواب ڈھونڈنا چاہ رہی ہے اور ساتھ ساتھ سوچی جا رہی ہے اور کہتی ہے کیا مجھے ان سوالوں کے جواب جاننے ہیں بھی یا نہیں جاننے. شی از ویری لیسٹ بودرڈ کہ مجھے نہیں جاننے ہیں سوالوں کے جواب. حالانکہ میں جانتی ہوں, حالانکہ میں پوچھنا چاہوں تو اسے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ اس رات یہ کہاں پہ رہا ہے جس رات یہ گھر پہ نہیں آیا. لیکن میں نے کہا اٹس اوکے, نہیں پوچھتی, چھوڑو بھاڑ میں گیا یہ وہ. اس کے بعد یہ پھر اپنی آہستہ آہستہ اپنی لائف کو ریکال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سارا دن میں بچوں کے سامنے بالکل نارمل بیہیو کرتی ہوں, میں ایسے شو کراتی ہوں جیسے لو کی کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں, نہ ہی لو مجھے چاہیے, نہ ہی لو دنیا میں کہیں ہوتا ہے. اور اس درمیان میں یہ پورا ٹائم یہ سوچ رہی ہوتی کہ کیسے وہ فرسٹ ٹائم آیا تھا, کرسمس ڈیز تھے, میرے گھر میں ایک لیٹر آیا تھا. لیٹر کے اندر کسی ہوٹل کی طرف سے آیا تھا کہ آپ ہمارے ہوٹل میں بار بار آیا کریں اور آپ کا آنا ہمارے ساتھ کیسا رہا, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. لیٹر کو میں نے کھلا چھوڑ دیا وہاں پہ, اور وہاں پہ اس کا ہسبینڈ آیا, اس نے لیٹر کو کھولا, دیکھا اور اس پہ اسمائل دی. اس نے کہا کہ او ہو ڈاکٹرز کی ایک میوچل کانفرنس ہوتی ہے, اس کانفرنس کا
के अंदर जो लोग आए थे उन्होंने मेरा नाम गेस्ट लिस्ट में डाल दिया और मुझे अब लेटर भेजते होते हैं ये वो। तो एला ने आगे से शो कराया, यस आई नो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, तुमने जो रीज़न दी है, जस्टिफिकेशन दी, मैं उसको मान लेती हूँ। तो बट इसके बाद एला ने वहाँ पे होटल में फ़ोन किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इस साल भी नहीं, पिछले साल भी नहीं, बल्कि पिछले 5 साल तक ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई मेडिकल एड की जिसके अंदर कोई लोग डॉक्टर्स आए हों या कोई आया हो या कोई डेंटिस्ट आया हो। तो यहाँ पे जान के ये बड़ा इरिटेट होती है और कहती है कि अच्छा ये भी यानी चीट था। उस वक्त इसको आइडिया हो जाता है देयर समथिंग फिशी गोइंग ऑन। तो इस दरम्यान में बेसिकली ये जानती है और ये अपनी लाइफ के साथ सवाल कर रही है। अपनी कहती है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, कहती मैं जब जवान होती थी, जब मैं कॉलेज डेज़ में होती थी, मैं बहुत चुलबुली और बहुत एक्टिव होती थी, मैं किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी। बस ये बताती है कि मैं बेसिकली इस लाइफ के अंदर बहुत घुटी घुटी और कंट्रोल्ड हूँ, अपने चीज़ों को, अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को, हर चीज़ को दबाए बैठी हुई हूँ। हालांकि मेरी अंदर जो है बड़ी एक एग्रेसिव और वाइल्ड और गुस्से वाली औरत बैठी हुई है जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से दबाया हुआ है। तो शी वॉन्टेड टू कंट्रोल हर बट शी डजंट वॉन्ट टू कंट्रोल हर। वो उसके साथ फाइट कर रही है और अपने अंदर ये 3 पर्सनैलिटीज़ को जज कर रही है। एक जो पास्ट में होती थी बड़ी रिबेलियंट और बड़ी एक्टिव एनर्जेटिक गर्ल, दूसरी ये जो काम है, नम है, बिल्कुल डल है और उसकी लाइफ में कोई थ्रिल नहीं है, और तीसरी वो जो ये होना चाह रही है, जो ये भाग जाना चाह रही है, जो ये वाइल्ड केयर फ्री होना चाह रही है, दोबारा प्यार को अचीव करना चाह रही है, खुदा से दुआ मांग रही है कि मुझे एक दफ़ा वो प्यार मोहब्बत की जो कमी है मुझ में वो शायद पूरी हो जाए और समथिंग लाइक दैट। ये करते करते ये स्टोरी का चैप्टर का बेसिकली ये भी एंड होता है। यहाँ पे हम अपने एपिसोड भी ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टाइम में ज़रूर मिलेंगे। सो अभी तक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये रहा है कि शम्स तब्रेज़ इस शहर में ही है, फिर आ रहा है उस ये इस डेजर्ट रोज़ ये जो है गुले सहरा को मिल चुका है, इसके देख चुका है, इसे प्रेडिक्ट भी कर चुका है कि तुमने भाग जाना, तुम बड़ी नेक औरत बन जाना, ये वो, और रूमी के बारे में चीज़ें भी सुन चुका है। लेकिन अभी तक खुद उसने कोई ऐसा स्टेप लिया नहीं, ना रूमी को देखा है, ना रूमी की बात सुनी है, ना रूमी का, अभी तक सिर्फ दूर दूर से ऑब्जर्व कर रहा है रूमी के सारे सिनेरियोज़ को।